अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच्ची बात एस के नियाजी के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी। मौजूदा सियासी मुआशी सूरत हाल हो या कोई नागहानी सूरत हाल, इस पर बात करने के लिए तबसरा तजिया देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चेयरमैन रोज़ न्यूज़, चीफ एडिटर रोज़नामा पाकिस्तान, सीनियर सहाफ़ी सीनियर तजियाकार सरदार खान न्याजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? आज हम पहले हॉट इशू के बारे में बात कर लें, जैसे कि इमरान खान का केस था। खातून मजिस्ट्रेट को जलसे में धमकियाँ देने के मामले पर इमरान खान ने 19 दफ़ात पर मुश्तमिल अपना जवाब जो है हाई कोर्ट में जमा करवा दिया है। जवाब में कहा गया है कि गैर इरादी तौर पर जो अल्फाज कहे गए उन पर अफसोस का इजहार करता हूँ। मैं जज्बाती तौर पर शहबाज गिल पर जो तशद्दुद हुआ इस वजह से मुतासिर था, इस वजह से ये गैर इरादी तौर पर ये अल्फाज जो है मेरे मुंह से अदा हुए, लेकिन मैं अफसोस का इजहार करता हूँ। उन्होंने ये कहा कि अफसोस हौसला अफजा बात है कि मुझे दोबारा अपनी जो है जवाब जमा कराने के लिए अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए मौका दिया गया और मैं अदलिया का एहतराम करता हूँ हमेशा से और एहतराम भी करता रहूँगा। और इसके साथ ही उन्होंने अपना जवाब जो है डिस्चार्ज करने की भी इस्तदा कर दी अदालत में। इसके साथ ही अगर दूसरी तरफ रुख करें तो शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, उसमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो नामजद थे, लेकिन वो अपने केस में जो है आज केस की सुनवाई में शरीक ना हुए। उस पर जज साहब की तरफ से कहा गया कि उनके पास 10 मिनट का भी टाइम नहीं था कि वो अदालत आते और जवाब जमा कराते। इस पर उनके वकील का मौक़िफ़ था कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म जो हैं वो मसरूफ़ हैं, सैलाब की तबाहकारियों की वजह से मसरूफ़ हैं, इस वजह से नहीं आ सके। तो इस वजह से 17 सितंबर को जो है उनको डेट दे दी गई है FIA को कि इसका जवाब जमा कराएं। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उनके बेटे सलमान शहबाज के एहसासों को मुंजमद करने का केस की भी सुनवाई हुई। उस पर उन्होंने कहा अगर देखा जाए तो उनके एहसास मुंजमद करने की बात हुई, लेकिन इस वजह से उनके शुगर मिल्स केस के जो हैं असासे उनकी कंपनीज के एहसास भी मुंजमद हो गई हैं और उनके शुगर मिल्स के जो हैं अपने वर्कर्स को जो है उनकी तनख्वाहें नहीं दे पा रहे। इस पर जो है अदालत ने उन्हें कहा कि 10 सितंबर को वो अपना जवाब जमा करा सकते हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आरिफ चौधरी साहब ने, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जी सर। जी चौधरी साहब, खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक जनाब जय साहब। चौधरी साहब, आज माशाल्लाह उनका बड़ा फिर पावर शो इमरान खान का वहाँ पे हो रहा है चिश्तिया में। हाँ जी साहब, शो तो उनके हर जगह बड़े पावरफुल हो रहे हैं, बल्कि मैं तो इन दिनों बाहर अमेरिका और बरतानिया में था, आयरलैंड में भी था। मैं हैरान हुआ हूँ कि इतना शायद ही कभी किसी लीडर को मैंने पॉपुलर देखा हो जितना वहाँ बैरून मुल्क भी लोग बिल्कुल इमरान खान के को मर जाओ बाबा समझ रहे हैं और पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद समझ रहे हैं। अब मैं यानी लोगों की ख्वाहिश जो होती है, अब जरूरी नहीं है कि वो अमली तौर पर उसी तरह चीज़ें मुतशक्किल हों पाकिस्तान की सियासत में भी, लेकिन ये एक ऐसा वक्त आ गया है कि जब इमरान खान, जो कि आपको बड़ा अच्छी तरह से मालूम है और आप उस वक्त फरमाया भी करते थे कि ये पॉपुलैरिटी का इसका ग्राफ बिल्कुल नीचे चला गया था, लेकिन चीज़ें जिस तरह हैंडल की गई हैं वो इतना ज़्यादा लोगों को उससे तकलीफ महसूस हो रही है। और ख़ास तौर पर जो कारकर्दगी है मौजूदा हुकूमत की, जिस अंदाज में वो चल रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदरून और बैरून तमाम लोग जो हैं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो यक्स जुबान है। और एक और ख़तरे की घंटी जो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारी मुख्तदर ताकतें कुव्वतें जो है उन्हें भी महसूस करना चाहिए, क्योंकि खासा ये जो होता है ना, शोर है ज़ेरे ज़मीन, चश्मा उबलता क्यों नहीं, बोल ए खाके वतन पानी निकलता क्यों नहीं। चीज़ों को इतना ज्यादा दबाना नहीं चाहिए लोगों को और जज्बात को। नहीं, आरिफ साहब मेरी बात सुने। आरिफ साहब, आपका बिल्कुल बजा कहना है, लेकिन देखे ना, अगर आपका बच्चा बेटा वो जो है वो बिल्कुल ऐसे बेलगाम हो जाए और मशहूर भी हो जाए और बिल्कुल कारोधार हो जाए, तो क्या आप सोचेंगे नहीं कि कल को ये पूरे घरों का ही तबाही कर देगा? क्योंकि इतनी पावर, अब देखो ना, जहाँ वो जाता है बेअंतहा दुनिया इकट्ठी हो जाती है। अब वो जो है ना, इलेक्शन लोग कहते हैं, मैं लोगों को कहता हूँ यार इलेक्शन किस चीज़ के कराएं? इलेक्शन होता है कि किसी की मकबूलियत देखनी हो। इलेक्शन कराएंगे तो 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा ले जाएगा, फिर उस इलेक्शन का क्या फ़ायदा जब आपको सामने नज़र आ रहा है कि एक बंदा 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा ले जाएगा? तो फिर आप कैसे जो है इलेक्शन करा सकते हैं?
फिर उसके बाद दूसरी बात यह है कि उसमें पहले ग्राफ बिल्कुल इसका गिर गया था, उसमें मेहरबानी समझें नून लीग की या जिनकी मेहरबानी समझें, उसका ग्राफ बनाने में लोगों ने बड़ी मेहनत की है। अब उसका ग्राफ ये है कि गलत हो बात, ठीक हो बात, जो बात भी हो, वो इमरान खान है। बिल्कुल, मैं भी हज पे ही था, इधर उधर था। ओवरसीज़ तो मानते ही नहीं है किसी चीज़ को, इमरान के ख़िलाफ़ तो वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अब इस प्रॉब्लम से मुल्क कैसे निकले, किस तरह निकले, क्या हो, ये आप बताएं ना। इलेक्शन कराएं तो वो तो फिर किसी अदारे को अदारा ही नहीं समझेगा, किसी चीज़ को हाँ समझे हैं। और हाँ, मैं इतना आपको इतना फिरौन नौज बिल्ला, तो फिर वो जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है बर्दाश्त करना अदारों को। हम सेंसिटिव एरिया है, हमारा मुल्क है पाकिस्तान, सेंसिटिव एरियाज में मौजूद है, हमारे इर्द गिर्द दुश्मन है, इंडिया है, अमेरिका भी हमारा को सज्जन नहीं है। तो ये इस ऐसे हालात में कोई हदूद व कजूद तो तय करने की, इस टाइम उसकी जो पावर है वो किसी हदूद व कजूद तय करने के फेवर में नहीं है, किसी हदूद को वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं हूं तो कुछ नहीं है। तो फिर हाँ क्या साहब, किया जाए? बात यह है आपको कि या रास्ता तो बताए ना क्या किया जाए। जी मैं अर्ज करता हूँ, या तो फिर जमहूरियत को चलता करें और ये निज़ाम जो है इसको बदले। उसकी वजह यह है कि माजी में भी ऐसा ही हुआ कि आपने ये समझा कि ये 6 नुकात जो है ये बेलगाम घोड़े के पास हैं और जो बांग्लादेश का मुतालबा करता है, और उस घोड़े को वो अपने बेलगाम समझ के आपने कहा जी चलो ये घोड़ा जाता है तो जाए, हमें यानी हमें तो अपनी जमीन से है, जमीन जितनी भी हमारे पास बाकी रह जाती है रहे, लेकिन ये कि इक़्तिदार हमारा हो और इसको हम चलता करें। अब बात ये खान साहब, मैं कभी हामी इनका नहीं रहा, इस तरह किसी का भी मैं यानी वो नहीं हूं कि जो उसका ब्रीफ होल्ड करूं। लेकिन सूरत हाल ये है कि जब जमहूरियत का आप नाम लेते हैं तो फिर लोगों का फैसला जो है उसी को आपको तस्लीम करना पड़ता है, और जिनको आप कहते हैं कि जी उन्हें उनकी पसंदो नापसंद को भी आवाम की राय के ताबे होना पड़ेगा, वरना देखें ये दो चीजें चल नहीं सकती। आप देखेंगे, मैं एक छोटी सी आपको बात बता दूं जो इस वक्त खान साहब मेरा अलमिया है, मैं आपकी तरह पाकिस्तान की फौज को बहुत मजबूत और बाइज्जत और बावकार देखना चाहता हूँ, और बाइज्जत और बावकार फौज जो है वो लोगों की दुआओं का और लोगों की ख्वाहिशों का, मोहब्बतों का मजहर होती है। लोग उन्हें प्यार करते हैं, पाक फौज जिंदाबाद कहते हैं और पाक फौज को सलाम कहते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो मीडिया है, सोशल मीडिया, जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, और पूरी दुनिया के अंदर बिल्कुल लोग जो है वो चीजें इस तरह की फौज के बारे में कह रही है जिससे हमारा दिल दुखता है। और मैं उस खतरे को भांपते हुए देखे, ऐसा नहीं है, अगर आप उस वक्त इक़्तिदार दे देते शेख मुजीबुर रहमान को तो पाकिस्तान ना टूटता, ना होता, क्योंकि उसे आप पूरा मुल्क दे देते, आधा मुल्क उससे क्यों लेना था। इसी तरह इस वक्त अगर आवाम की मर्जी के मुताबिक आप फैसला नहीं करवाते, इलेक्शन नहीं करवाते, तो उससे बहुत ज्यादा खतरात है। मैं आपको अर्ज करूं, जिन दुश्मनों का आपने हवाला दिया वो दुश्मन तो इस बात पे खुश है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निजाम ना पनप सके, हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो जीरो होती जा रही है दुनिया की नजर में। और जब तक इलेक्शन ना हो और इलेक्टेड गवर्नमेंट ना आए, लोगों के नुमाइंदगान जो है बगैर किसी की मुदाखलत के साफ और शफाफ इलेक्शन में मुंतखब होकर नहीं आते, हाँ साहब, उस वक्त तक हमारी इज्जत दुनिया में नहीं बढ़ती। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का अलमिया ये है कि इस वक्त दो मुतारिब है, एक तरफ, और वो मैं नहीं चाहता कि इस तरह की कैफियत बहुत आगे बढ़े, एक तरफ अवाम होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ इक़्तिदार आला पे बैठे हुए लोग हैं। तो आप ये देखें कि इक़्तिदार आला, जिसको अगर आप आइन की बात करते हैं तो इक़्तिदार आला आपने अवाम को दिया हुआ है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं अल्लाह के बाद अल्लाह का इक़्तिदार आला वो इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए आपको ये कौड़ा दूध पढ़ना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और पाकिस्तान को इस मुश्किल से, इस दलदल से निकालना पड़ेगा। अदरवाइज आइसोलेशन, एलियनेशन दुनिया में सबसे बड़ा खासा मसला होता है, जब लोग अपने आप को पार्टिसिपेंट ना समझे, वो ये ना समझे कि ये मुल्क मेरा है, इसमें मेरी राय की कदर होती है, ये वो इसे एलियनेशन कहते हैं। और पाकिस्तान खुदा न खास्ता एलियनेशन के अमल से गुजर रहा है।
और अगर ये अमल मुकम्मल हो गया तो एक तरफ अवाम, एक तरफ पाकिस्तान के रहने वाले और एक तरफ मुख्तलिफ ताकतें, तो ये चीज पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। तो हाल इसका यही है कि बिला खौफ इलेक्शन करवाएं और अपना आरिफ वोट चौधरी लगाएं, साहब को लेना उनको। अपनी जी पार्टियां जो है वो वोट लगाएं। आरिफ साहब ये ठीक कह रहे हैं, इलेक्शन तो होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन में सिर्फ आप यही देखना चाहते हैं ना कि कौन, इलेक्शन तो होते हैं इस बात के कि कौन जीतेगा। वो तो इमरान खान जीता हुआ है। नहीं सर, ये बात नहीं देखना चाहते। हम ये चाहते हैं कि आइन के मुताबिक जिसको इख्तियार मिलना चाहिए उसे मिले। आप देखें ना, ये लोग उस वक्त इन्होंने इतनी तहरीक क्यों चलाई और इमरान खान को चलता क्यों किया? उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो कह रहे थे कि जी वोट को इज्जत नहीं दी, कि नवाज शरीफ साहब का ऐलान था कि वोट को इज्जत नहीं दी गई, और जो लोग मुंतखब होके आए थे उन्हें टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया और एक ऐसे तरीके से उन्हें इक़्तिदार से निकाल दिया गया जो जमहूरी नहीं है, एक अदालती फैसले के जरिए। तो उसके बाद वही जस्टिफिकेशन अब इनके पास भी है, ये भी कहते हैं। और आप मुझे ये बताएं, अल्ताफ हुसैन, नवाज शरीफ, इमरान खान, ये सारे के सारे जो आपके पॉपुलर लीडर थे, ये इन्हें आप पाकिस्तान का दुश्मन बनाना चाहते हैं, और वो जो रोज पाकिस्तान के दुश्मन बन के बैठे हुए हैं। आप मुझे ये बताएं कि जो आज तक बयानिया नवाज शरीफ का है, उसने फौज के साथ क्या क्या उनके बारे में क्या नहीं कहा? तो क्या, और इंडिया ये भी अलमी है। मैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चाहे जमीयत हो चाहे जो भी पार्टी हो, उन्होंने जो फ़ौज के बारे में उनके ज़बान पे आता था वो भी कहते थे। अभी ख्वाजा आसिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हमने इंट्रो में दिखाया, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब मौसूफ भी असम्बली में उठ के ही फैज़ के ख़िलाफ़ बातें की। ये लोग अपनी बातें तो भूल लेते हैं, और ये इनको एक ज़हनी तौर पे ये जो है एक बड़ा उनको ज़हनी तौर पे ये जो एक गलत फहमी है कि भाई फ़ौज और इमरान खान लड़ रहे हैं तो हम खुश हैं। हाँ हाँ, और ये फौज और इमरान खान मैं नहीं समझता कि लड़ रहे हैं, कोशिश की जा रही है। मैं आज की आपको, अगर इमरान खान इलेक्शन आप करवाते हैं तो फौज और इमरान खान एक पेज पर होंगे। इमरान खान फौज के मुखालिफ नहीं है, लेकिन बात कोशिश ये की जा रही है, फौज के मुखालिफ वो लोग हैं जिन्हें इस वजह से फारिग किया गया। ऑलरेडी जिन्होंने ये बातें वो कर चुके हैं, रिकॉर्ड पे मौजूद है। इरशाद आरिफ साहब, हमारे साहब आरिफ साहब, इरशाद आरिफ साहब हैं, सीनियर साफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं। इरशाद आरिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या करा रहे हैं, क्या मुल्क में हो रहा है, कोई समझ नहीं आती। आपसे ही को राय लें, आप ही सही बता सकते हैं कि क्या होने जा रहा है या क्या होना है या क्या हो रहा है। देखें, जो होने जा रहा है वो तो ये है कि फूड सिक्योरिटी का एक इशू आने वाला है, बहुत बड़ा क्राइसिस होगा, खुराक की कमी होगी, क्योंकि आपके जो कॉटन एरिया था वो सारा तबाह हो गया है, गंदम की काश्त मुश्किल लग रही है, कई और फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। तो इसका हमें कौमी सतह पर इदराक भी नहीं है, एहसास भी नहीं है, और आलमी सतह पर जो एक फूड क्राइसिस मौजूद है, पहले से मौजूद है, उसकी वजह से हमारे लिए ये जो इस वक्त डॉलर का बहरान है या मईशत का, इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम अब तो रो रहे हैं ना कि गाड़ियां इंपोर्ट नहीं हो सकती, लेकिन कल को जब आपको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी, आपको कपास इंपोर्ट करनी पड़ेगी, आपको दालें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, कई और आइटम इंपोर्ट करने पड़ेंगे अपने लोगों का पेट भरने के लिए, अपनी जो इंडस्ट्री चलाने के लिए, अपने लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए, तो लग पता जाएगा। लेकिन हम सियासत खेल रहे हैं, और हमारे हुक्मरान जिनका फर्ज ये बनता है कि वो मुल्क के अंदर एक इस्तेहकाम लाएं, मुल्क के अंदर एक ऐसी फजा पैदा करें जिसकी वजह से बेयकीनी ख़त्म हो, करार आए, और उसके बाद मामला जो हैं बेहतर अंदाज में चल सकें। वो इसकी बजाय एक पॉपुलर लीडर को दीवार से लगा रहे हैं, महादारा को टूट दे रहे हैं, तसादुम की फजा पैदा की हुई है। हालांकि ये तसादुम, महादाराई, ये सारी चीजें हमेशा अपोजिशन के हाथ में होती हैं, अपोजिशन को इसका फायदा पहुंचता है, और जो हुकूमत होती है उसको इसका नुकसान हो रहा होता है, लेकिन किसी को एहसास ही नहीं है। अब देखें आगे क्या होता है। नहीं इरशाद आरिफ साहब, तो अपोजिशन लीडर भी समझे
कि ये जो वक्त है ये उन मुतासरीन की मदद करने का वक्त है। ये सियासत को कम से कम 5-6 महीने भूलना चाहिए। जिस तरह आपने निशानदेही की गंदम की, फसलों की, उसी तरह ये लोगों के घर जो बर्बाद हुए हैं। अभी मैं काफ़ी दिनों से मेरी टीमें एस्कन ट्रस्ट की गई थी पूरे उन इलाकों में जहाँ तक अभी तक फ़ौजी भी नहीं पहुँचे थे, फिर बाद में फ़ौज पहुँची। अब उन इलाकों में तो लोग सड़कों पे पड़े हैं और उनकी खैमा बस्तियाँ, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि खैमा बस्तियाँ बसाएं, ताकि वो, क्योंकि घर तो उनके कम अज़ कम 5-6 सालों में नहीं बन सकते और वो ना उनको छत मिल सकती है, बीमारी फैल रही है, उसके इलाज का क्या करेंगे। तो वो इमरान खान को भी चाहिए सब चीज़ों को भूल जाए, उधर ही बैठे, उधर ही काम करे, उधर ही लोगों की खिदमत करे और इनको सियासत भूल के टोटल इबादत और ख़िदमत की तरफ जाना चाहिए और लोगों की, क्योंकि बड़ा बुरा वक्त है। इनको नहीं पता, जिस तरह आप माशाल्लाह बड़े समझदार आदमी हैं, बात जिस तरह बता रहे हैं कि आने वाला वक्त बहुत मुश्किल है, जो इनको समझ नहीं आ रही, बहुत मुश्किल है। बीमारी फैलेगी, उन लोगों के घरों को आबाद करने में वक्त लगेगा, बहुत ही मुश्किल है। और फिर उनको खाना देना, बीमारियों का इलाज करना, गंदम करना होना, कपास करना होना, फसलों करना होना, एक बहुत बड़ा इम्तिहान है मुल्क के लिए। तो हमारी सारी पार्टियों के लिए रिक्वेस्ट होनी चाहिए कि वो भूल जाएं सियासत को कुछ अरसे के लिए। न्याल साहब, बिल्कुल मेरी ख्वाहिश भी यही होगी, आपकी ख्वाहिश भी यही होनी चाहिए। लेकिन जो ये प्लाट होते हैं ये सिर्फ ख्वाहिशात से तो पूरे नहीं होते। सवाल ये है कि बेसिक जिम्मेदारी किसकी है। अगर इस मुल्क में इस्तेकाम लाना, बेयकीनी खत्म करना, मईशत को सुधारना, अवाम के मसाइल को हल करना, जिम्मेदारी किसकी है? वो हुकूमत की है, जाहिर बात है, अपोजिशन की नहीं है। जो मैं बुनियादी बात कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में अपोजिशन हमेशा कोशिश करती है कि इर्तियाश हो, बेचैनी हो, इसराब हो और वो उससे फायदा उठाए, जबकि हुकूमत की ख्वाहिश ये होती है कि इत्मीनान हो, इस्तेकाम हो, एक फजा ऐसी हो जिससे हम इत्मीनान के साथ अपना काम कर सकें, कार्य हुक्मरानी अंजाम दे सकें। लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ये है कि इमरान खान तो जो है जो कर रहा है सो कर रहा है, लेकिन हुकूमत उससे कहीं ज्यादा जल्दी में है कि सिस्टम को कितना डिस्टर्ब किया जा सकता है, बेयकीनी कितनी ज्यादा से ज्यादा पैदा। नहीं, हुकूमत ये नहीं बेयकीनी की कोशिश नहीं कर रही। हुकूमत सिर्फ ये कोशिश करती है कि कितनी जल्दी इमरान खान को ख़त्म किया जाए। हुकूमत इमरान खान को ख़त्म करने ही से देखें, हम ये सोच रहे थे कि जब IMF के साथ मुआहदा हो जाएगा और हमारे पास हमारे खजाने में डॉलर आ जाएंगे चीन से, UAE से, सऊदी अरब से और IMF से, तो उसके बाद डॉलर जो है वो 180-184 पे आ जाएगा। लेकिन जिस दिन से IMF के डॉलर मुंतकिल हुए हमारे खजाने में, उस दिन से इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। रोजाना रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया। और स्टॉक मार्केट का यही हाल है, डेली मंदी की तरफ जा रहा है। स्टॉक मार्केट ही डेली मंदी की तरफ जा रही है। जी ना, 207 पे था 15 दिन पहले डॉलर, 15 से 20 दिन पहले 207 वाला आज 235 पे पहुंचा हुआ है। तो ये सूरत हाल जो है, इससे बहुत बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत की है। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो हम इमरान खान से ये बात कहते थे कि आप अपोजिशन को इंगेज करें, आप अपोजिशन के साथ बैठ के कोई मामला तय करें ताकि मुल्क के अंदर इस्तेकाम है, मईशत बेहतर हो। अब हम ये बात हुकूमत से करेंगे और हुकूमत से इसलिए करेंगे कि इमरान खान के 3.5 साल दौर में ऐसे हालात बुरे नहीं थे जो आप हमें नजर आ रहे हैं, सबको नजर आ रहे हैं। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही बैरून मुल्क से, कोई मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, लोग पैसा रोक के बैठे हुए हैं, कारोबार ठप हुए पड़े हैं। फिर एक बहुत सारे लोग तो इरशाद साहब कहते हैं कि इमरान को वापस लाओ तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। नहीं, लेकिन देखे ना, अगर ये सूरत हाल पैदा हो रही है तो इसका मतलब ये है कि मौजूदा हुकूमत से मायूस ही है। लोग इतने ज्यादा मायूस, 3.5 उससे तो मायूस हुए थे या नहीं हुए थे, लेकिन 3.5 साल लगे थे, ये 3.5 माह में मायूस हो गए हैं।
इस पे सोचना चाहिए। तो इसलिए बेहतर यही होगा, मेरी तो दरखास्त होगी हुकूमत से, अपोजिशन से, कि वो मिल बैठें, मुल्क को इस गर्दाब से निकालें, मुल्क की मईशत को बेहतर करें। आम आदमी, अब लाहौर में क्राइम का रेट जो है वो बढ़ गया है पिछले 2-3 महीने से। जब लोग बेरोजगार हो गए हैं, जब उनकी अगर बरसरे रोजगार की है तो उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, तो लोग क्या करेंगे? और इसी तरह लाहौर में जिस तरह बढ़े, इसी तरह इस्लामाबाद पिंडी के हालात हैं, और बल्कि पूरे मुल्क के हालात हैं। बड़ा बड़ा मुश्किल है, और जो आप तवक्को करते हैं वो भी कभी नहीं होना कि ये मिल के बैठेंगे, कभी नहीं बैठेंगे। फिर इलेक्शन भी नहीं होते मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि इमरान खान इलेक्शन होते हैं तो 2/3 से ही ऊपर वोट ले लेगा। आप कोई रास्ता सोचे ना, आप पुराने साफ़ी हैं, आपके क्या हो मुल्क के लिए, क्योंकि और इनसे भी चलना नहीं है, इनसे नहीं चलना। ये जो है ना, नियाज़ी साहब, हमने तो जिंदगी भर यही पढ़ा, यही सुना, यही देखा दुनिया भर में कि हर जो मसला होता है मुल्क का, जब मुल्क किसी बहरान का शिकार हो तो उसका हल इलेक्शन होता है, वोट होता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है जो फ्रेश मैंडेट के साथ आती है, अवाम का एतमाद बहाल करती है, इन्वेस्टर का एतमाद बहाल करती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का एतमाद बहाल करती है, और वो तरक्की के रास्ते पर चल पड़ता है। अगर वो पाकिस्तान में ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये फिजिबल नहीं है, तो उसके अलावा आपका आउट ऑफ बॉक्स तो क्या सोचा जा सकता है? दुनिया नहीं, वो तो प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है, वो तो प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है कि जो इमरान खान की मौजूदा पोजीशन है वो 2/3 से ही ऊपर इलेक्शन हो तो ले जाएगा। अब कौन बर्दाश्त करे इधर 2/3 से ऊपर लेने वाले लीडर को, क्योंकि ऐसा तो कभी लीडर फेमस नहीं हुआ। अच्छाई बुराई अलहदा बात है, लेकिन इस टाइम तो उसको ये निकालते रहे हैं ये जो चीज़ें, लेकिन लोग नहीं मानते। मैं भी बाहर से हज अकबर किया, फिर वो उधर लंदन गया, बाहर से फिर क्या है, अभी हमारे साथ मेरे कानून हैं, लैन पे ही हैं, स्काई पे आरिफ साहब, वो भी यही बात कर रहे हैं। अमेरिका गए, ना ओवरसीज मानते हैं, ना आप लोग मानते हैं इमरान खान के बगैर, तो फिर ये चलेगा कैसे? नहीं, हमने मुल्क चलाना है या चंद लोगों की ख्वाहिशात पूरी करनी है? अगर चंद लोग नहीं मान रहे हैं या इमरान खान ने 3.5 साल, इमरान खान वैसे इरशाद आरिफ साहब, इमरान खान ने हमारा आपका बड़ा प्यार और तल्लक और एक ही हम टीम का हिस्सा है। वो इमरान खान ने भी 3.5 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको याद किया जाए। सर, ये फैसला अवाम को करना चाहिए ना, मैं और आप क्यों करें? मैं जो बात कर रहा हूं कि अगर मुल्क, इसलिए भी कभी दुनिया में कोई इलेक्शन रोके गए हैं कि जनाब वाला वो फला आदमी 2/3 अक्सरियत ले जाएगा, ये कुछ जवाब है? बोला 2/3 खैर होती है, 2/3 से ज्यादा ले जाएगा। और अगर वो सारी सीटें ले जाए तब भी हमें इलेक्शन कराना चाहिए, इसलिए कि हल यही नजर आता है, या तो इसका कोई मुतबादिल हल पेश किया जाए ना। हल कोई नजर नहीं आता ना इसका मुतबादिल हल। यू आर राइट। लोग बैठे हुए हैं, या तो वो मुल्क चला के दिखा देते। अब या मुल्क वो उनसे नहीं चल रहा, इन्वेस्टर उन पर एतमाद नहीं कर रहे, दोस्त हम पर एतमाद नहीं कर रहे, अवाम एतमाद नहीं कर रहे, तो हमें उस हल की तरफ जाना चाहिए जो दुनिया भर में एक मुरव्वजा तरीका है, जो तरीक़ेकार है, उस पर जाना चाहिए और उसके जो भी नतायज हों। तो ये कैसे हो सकता है कि अवाम भी एतमाद ना कर रहे हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भी एतमाद ना कर रहा हो, मुल्क अंदरून मुल्क बैरून मुल्क इन्वेस्टर भी एतमाद करने के लिए तैयार ना हो, मईशत डूब रही हो, मुल्क जो है तबाही के किनारे पर खड़ा हुआ, माशी तबाही के किनारे पर खड़ा हुआ, और हम कहें जी इसलिए इलेक्शन नहीं कराने के फला आदमी तो होता है अक्सरियत। भी अवाम का जो हुस्न इंतखाब है या अवाम की जो राय है उसका एहतराम करें, कोई भी है। आरिफ साहब, आप बताएं ना, आपको राय दें ना। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, 2/3 वाली बात ऐसे ही है, वो 2/3 से बहुत ज्यादा ले जाएगा, जो मौजूदा हालत मुझे लगती है। नियाज़ी साहब, किसी शख्स के पास इक़्तिदार में आने का क्या जवाज़ है अगर वो लोगों का मुंतखब नुमाइंदा नहीं है? अभी ये जो लोग बैठे हैं ये इसीलिए आए ना कि इमरान खान के बाद इनके पास मैंडेट था, यानी वो जो लोग टर्न कोड थे, जो वफादारियां बदल गए, उनकी वफादारियां, वो इलेक्टेड नुमाइंदे थे ना, उन्होंने अपना पांसा पलटा, तो उसके बाद फिर ये लोग आ गए।
आप यानी इनके पास तो एक दिन की गुंजाइश नहीं है कि अगर लोग इन्हें पसंद नहीं कर रहे, दे शुड नॉट स्टे इन पावर। उसकी वजह यह है कि जिस तरह के ये वादे करके आए थे, ये जिस तरह की ये बातें कर रहे थे, वो एक तरफ, बाकी जो इस वक्त सूरत हाल है, लोगों की नापसंदीदगी, मैं समझता हूँ दुनिया में इरशाद आरफ साहब ने बड़ी मजाक बात फरमाई है, जहां कहीं भी कोई झगड़ा होता है वो अगले दिन कहते हैं चलो तोड़ो जी असेंबलियां, इलेक्शन करवाओ। क्योंकि दुनिया जो है इस वक्त, तो आपने बताया ना कितना बड़ा बहरान है, इस बहरान का हल भी यही है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी मुंतखब हुकूमत हो जिस पर पूरी दुनिया जो है वो कहे कि जी वाकई मुंतखब अवाम की पसंदीदा, अवाम की मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत है, वही जाके मुज़ाकरात। तो ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला अवाम करेंगे। नहीं, इलेक्शन का फैसला कौन? ये पार्टी तो नहीं करेगी। इलेक्शन का फैसला जिन्होंने करना है, अगर उनकी पसंदो नापसंद रास्ते में आएगी तो उन्हें मेरी यही अर्ज है कि वो ये बड़ा कमाल इसमें पंजाबी का शेर है कि मैनू भावे मरला भी ना दियो पर कथी रहन दियो, देखी जाती नहीं ये भाइयों मैथों होए दी वंड, खुदा के लिए मुल्क को बचा लो। आरिफ साहब मैं आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग इन लाइट मूड में आरिफ साहब भी हैं हमारे साथ, और आप भी दोनों आरिफ साहब हो गए हैं, तो मैं कल्ला एस के न्याजी क्या करूंगा, दोनों ही आरिफ साहब हो गए हैं ना। तो वो भी आरिफ साहब से मेरी बड़ी इरशाद आरिफ साहब से बड़ी पुरानी दोस्ती। अच्छा, मेरी एक बात सुने ना, मुझे किसी ने पूछा कि जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो मुझे आप याद आए थे, क्योंकि मुझे शेर और शायरी का इतना शौक नहीं है, तो मैंने जो मुझे आता था सुना दिया कि जनरल साहब एक्सटेंशन लें या ना लें वो मुझे नहीं पता, वो उनको पता होगा, हमारा क्या, हम बड़े छोटे से लोग हैं। लेकिन ये मुझे पता है कि नून लीग उनको कहती है हमें अकेले छोड़ के ना जाना। वो क्या शेर है, हैं? अकेले क्या शेर है ना, आप बता दे, पूरा पढ़ के सुना है ना? हैं? नहीं, वो पूरा पढ़े ना, हमें अकेले ना छोड़ना। हाँ, क्यों आरिफ साहब? हैं कि भाई अकेले छोड़ोगे तो ये जो है ना, अकेले ना जाना हमें छोड़कर, अकेले ना जाना हमें छोड़कर, बाद में जिस तरह का है मैं तो उसी तरह जो है ना। बात ये ना कि यही इनको पूछे कोई नून लीग उस वक्त ये कहते थे कि जनाब हमें ये इस तरह का इक़्तिदार नहीं चाहिए कि जिसमें ये कोई और हो और वो उसकी वजह से और वोट को इज्जत ना दी जाए। आज वही काम ये कर रहे हैं जो इमरान खान कहा करता था कि हम एक पेज पर है। मेरे नजदीक तो ये एक पेज वाला लफ्ज जो है ये इंतहाई बेमानी लफ्ज है, क्योंकि अगर आप मुंतखब होते हैं तो पेज यही होता है कि आप इक़्तिदार के जो तीनों सतून हैं वो अपनी अपनी जगह कायम हो, और वो है जमहूरी इंतखाब और जमहूरी इक़्तिदार और जमहूरी तरीका हुकूमत। और अगर उसमें आप मोहताज हो किसी के पेज पर होने ना होने और कोई ये फैसला करे कि मैंने पेज पर होना है या नहीं होना, इस चीज को इस वक्त खत्म। अच्छा चलो, आपकी राय बिल्कुल पाकिस्तानी है, दोनों की बड़े मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों की राय है। इसके साथ मैं इजाज़त भी लूँगा क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है। सच्ची बात एस के न्याजी के प्रोग्राम में वेलकम बैक कहेंगे आपको। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी। सर अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके मिजाज कैसे हैं जनाब? अल्लाह का बड़ा शुक्र। आप बताएं कि ये इकानमी के हालात किस तरफ जा रहे हैं? डॉलर चढ़ी जा रहा है, स्टॉक मार्केट पे मंदी है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, सैलाब का बहरान हमारे सर पे है, लोग बेघर हैं, घर बर्बाद उनके आबाद करने हैं, गंदम फसलें तबाह होने के इम्कानात ख़त्म हो रहे हैं, अगले साल जो कहत का आलम नज़र आ रहा है। तो आप कैसे देखते हैं इकानमी के लिए, क्या मशवरा देते हैं अपने लीडर साहब? जो गैर यकीनी की सूरत हाल कायम है, IMF के बाद जो है ना, जब IMF के पैसे मिल जाते हैं तो नॉर्मली कुछ न कुछ चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, वो बेहतर होने की बजाय और ख़राब हो रही हैं, तो क्या करेंगे हम? मोहतरम, मुख्तसर सब कुछ तो आपने बता दिया, बहुत खूबसूरती से आपने हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी। अब मैं ये देखता हूँ कि जो 4 साल हमारे गुजरे हैं, इसमें हमारी जो औसत ग्रोथ रेट है वो है 3.25% सालाना, जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख की सुस्त तरीन है। आप अगर इसी मुद्दत में देखें
तो जब 2018 में हमारे जो मजमूई कर्जे और जिम्मेदारियां थी वो 29,000 बिलियन रुपीस के थी, यानी 71 साल में जो कर्जे जितने बड़े थे इन 4 सालों में उसके दुगने हो गए, अब 60,000 पर आ गए, यानी 30,000 अरब रुपया हमारे मजमूई कर्जों और जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया। अगर आप बैरूनी कर्जों को देखें तो 35 अरब डॉलर की इजाफा हुआ है इसी मुद्दत में, और इसी मुद्दत में 105 अरब डॉलर की हमारी रेमिटेंसेज आई। तो कभी कभी एज ए पाकिस्तानी जैसे आप बात एनालिसिस करते हैं, मैं ये सोचता हूँ 105 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आ गई, 35 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे आपके बढ़ गए, चलिए मुल्की कर्जों को आप छोड़ दें, तो अगर 140 अरब डॉलर ये है तो इसका इम्पैक्ट कहीं कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? जैसे अभी आपने खुद ही कह दिया कि रुपया तो गिर रहा है, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 3.25% इतना कम हुआ, फिर महंगाई आप देख लें 3 महीने से कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ, हमारी महंगाई 20% से ज्यादा है हर महीने, जून जुलाई अगस्त। जब ये हुकूमत आई थी तो उस वक्त तो था 4.7%, एक बिल्कुल वाज़ेह चीज़ें नजर आ रही है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आपकी तिजारती खसारा आप देख लें, तो मैं ऐसे देख रहा था कि पिछले 4 वर्षों में कोई 134 अरब डॉलर का तिजारती खसारा हुआ। आपने पिछले साल 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स कर ली, यानी लिमिट है अय्याशियों की, तो 48 अरब डॉलर का एक साल में अगर तिजारती खसारा पिछले साल किया, जब 9/11 था तो कोई 1.5-2 अरब डॉलर हुआ करता था। तो ये जो इतनी सारी लाइबिलिटीज आ रही हैं, तो हम तो ये जो तरसीलात आ रही हैं, क्या ये वाकई तरसीलात पाकिस्तान में रुकती हैं? क्या ये वाकई कारकुनों की तरसीलात हैं? क्योंकि मैं जब ब्रेकअप देखता हूँ तो 105 अरब डॉलर का बड़ा हिस्सा, 30 अरब डॉलर आप छोड़ दें तो वो तो बड़ी बड़ी रेमिटेंसेज हैं, तो वो कारकुनों की तो है नहीं। फिर हमारे एक ग्रे मार्केट, आपने एक अहम नुकता उठाया है, और वो ये था रुपये की कदर IMF के बाद, जब इमरान खान साहब आए थे तो 124 रुपये का डॉलर था, अब ये 240 पे चला गया था, फिर 2020 पर आया, फिर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि IMF ने जो कड़ी शराइत रखी हैं जिसके लिए हमने उनको मौका फराहम किया। अगर आप ये इजाज़त दें, मैं ये कहता हूँ कि ये जो हमने उनको मौका दानिस्ता फराहम किया, उसकी जिम्मेदारी इमरान खान की हुकूमत, मौजूदा हुकूमत और स्टेट बैंक पे आती है। जो उन्होंने इक़दाम उठाए वो कभी कभी मैं कहता हूँ ये मिस्टीरियस है, पुरस्कार है, ये कर क्या रहे हैं? ऐसे होता नहीं है कभी भी कि आप IMF के साथ खेल तमाशा करें। इमरान खान साहब के मुतालिक तो उन्होंने कहा कि जब आपने 28 फरवरी को हमारे साथ तहरीरी मुआहदा तोड़ दिया, अगर वो तहरीरी मुआहदा नहीं तोड़ते तो फिर तो बुरान ही नहीं आता, IMF से किस्त मिलते ही चला जाता था। चलिए वो करके रुखसत हो गए, लेकिन जब ये हुकूमत आई तो ना उन्होंने रिजर्व बढ़ाने की कोशिश की, ना उन्होंने रुपए की कदर को कंट्रोल करने की कोशिश की। स्टेट बैंक खामोश बैठा रहा। आपको याद है कि पिछले जब भी ऐसा क्राइसिस आता था तो स्टेट बैंक मीटिंग बुलाया करता था मनी चेंजर्स की, एक्सचेंज कंपनीज की और बैंकों की। अब कि उन्होंने कुछ नहीं किया, खामोश बैठे रहे, सट्टेबाजी हो रही थी और यहाँ से पैसा जा रहा था। आप देखिए कराची का रेट और पेशावर का रेट में बड़ा फर्क और अफगानिस्तान के रेट में बड़ा फर्क। फिर हिंदुस्तान हमारा दुश्मन बैठा है, उन्होंने अफगानिस्तान से डॉलर खरीदने शुरू कर दिए, उनको जरूरत नहीं थी। उन्होंने सोचा पाकिस्तान से डॉलर जा रहा है पेशावर, वहां से अफगानिस्तान को खरीद रहे हैं, वहां डिमांड क्रिएट हुई। यहाँ अगर 220 का था तो वहाँ 240 का था। तो ये जो सट्टेबाजी खुलेआम हो रही थी, स्टेट बैंक खामोश था। आज फिर एक ग्रे मार्केट वजूद में आ गई है। तो ग्रे मार्केट ये है कि अब जो कुछ पैसा डॉलर अफगानिस्तान से एक साहब आते हैं, वो कहते हैं जी मेरे पास 500 मिलियन डॉलर है या 50 मिलियन डॉलर है, होता या 2 लाख डॉलर है, होता कुछ भी नहीं, वो ठप्पा लगा लेता है। यहाँ से वो डॉलर खरीदता है, ले जाता है, फिर अफगानिस्तान चला जाता है। तो ये तो आप खुलेआम ग्रे मार्केट क्रिएट करके ट्रांसफर ऑफ कैपिटल कर रहे हैं। अभी आपकी खिदमत में मैंने अर्ज किया कि 130 अरब डॉलर की रेमिटेंस, 105 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस, 35 अरब डॉलर के कर्जे, 140 अरब डॉलर अगर इस मुल्क में आते तो किस्मत बदल जाती मेरी। 3.2% तो नहीं होता। तो ये स्टेट बैंक क्या कर रहा है, हमारी हुकूमत क्या कर रही, हमारे इदारे क्या कर रहे हैं, ये एक मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। रेमिटेंसेस का मैं आपको बता दूं, ये 111.4 पर आती हैं, यहीं से ये पैसा वापस चला जाता है। अब एक आदमी अगर 1 लाख डॉलर की TT लाता है तो वो तो टैक्स फ्री इनकम हो गई, उसके तो मजे आ गए, 35% उसने टैक्स बचा लिया। अब FBR ने कहा जी 3000 अरब रुपए का गैप है हमारी वसूली में और एक्चुअल में। मेरे हिसाब से वो है 6000 अरब रुपए का, उसमें इनकम टैक्स जो है वो 4000 अरब का है। तो अब आप ये गौर फरमाएं कि 4000 अरब रुपए इनकम टैक्स में चोरी हो रही है। 900 अरब रुपए के ऐसे असासे पर टैक्स मिल सकता है जो चोरी के पैसे के हैं और हुकूमत के इल्म में है, वो उन पर हाथ नहीं डाल रहे, हालांकि कानून मौजूद है। मुझे याद है इमरान खान साहब ने एक बयान दिया था एज ए प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने ये कहा था कि जो लोग मुल्क से दौलत लूटते हैं
और बाहर मुंतकिल कर देते हैं, वो गद्दार हैं और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। ये दो अल्फाज थे, गद्दार और पाकिस्तान के दुश्मन। उन्होंने क्या किया, एक तरफ ये बात की, दूसरी तरफ टैक्स एमनेस्टी दी कि जो लूट के पैसा बाहर गया वहीं रख लें और 6% टैक्स दे दें। अब आप तो 35% देते हैं अपनी आमदनी पर, और जिन्होंने चोरी करके लूटा था पैसा भी नहीं ला रहे और 6% पर उनका रेगुलराइज हो गया। फिर उनका जो रुपया 124 रुपए का डॉलर था अब उनको 220 में मिला है, तो उनकी तो जिंदगी बन गई। तो वो कैसे गद्दार, वो कैसे मुल्क के दुश्मन है? तो ये जो हमारे कौल और फेल में तजाद है, जो आपने मुख्तसर सब कुछ तो बता दिया था, मैं तो उन्हीं को नुकात को आपको नहीं, मैं आपको बताऊं ना डॉक्टर साहब, ये जितनी बात आप वो इमरान खान साहब वाली बता रहे हैं और जो मौजूदा बात भी आप कर रहे हैं, इनके पास जो मेरे मुआशियात होते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर साहबान होते हैं, वो बाहर से तशरीफ़ लाते हैं और उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता नहीं होता। और जो फैक्ट्स फिगर्स आप दे रहे हैं, आपने बड़ी अच्छी बात की कि एक तरफ तो मिनिस्ट्री दे दी, दूसरी तरफ फिर वो मिनिस्ट्री से लेके पहले उस पे जो टैक्स था ना, वो टैक्स की ये मैं कहता हूँ टैक्स इनका आज भी अगर एक टैक्स नेटवर्क को बढ़ाए ना, खान साहब भी कहते रहे बढ़ा लिया लेकिन कुछ नहीं बढ़ाया। आज भी अगर टैक्स नेटवर्क को बढ़ाए ना तो मेरा ख्याल है हमारा मुल्क गरीब नहीं रहेगा, शायद IMF की ज़रूरत ही ना पड़े। टैक्स नेटवर्क में बहुत सारे लोग नहीं है, वो नेटवर्क में है सिर्फ लोगों के, इंस्पेक्टर्स के, FPR के, ITOs के, उनके टैक्स नेटवर्क में है जो उनसे ले लेते हैं, क्लियर कर देते हैं, वो फाइलर भी नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सारी जो है ना फाइनेंस के डिवीज़न में, जो फाइनेंस डिवीज़न है हमारा, उसमें ख़राबियाँ हैं कि वो IMF को तो ज़रूर देखते हैं लेकिन अपने हालात को नहीं देखते कि हमारी बुनियादी ज़रूरियात क्या हैं, अब हमारी इंपोर्ट सप्लाई और डिमांड क्या है और हमारी इंपोर्ट्स कितनी होनी चाहिए, एक्सपोर्ट, वो सिर्फ देखते हैं कि ये IMF से लोन ले लेंगे, शौकत तरीन भी इंतज़ाम कर लेगा, मुफ्ता इस्माइल साहब भी कर लेंगे, तो इनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दो। ये एक्चुअली फलाह है। मोहतरम, ये जो बात आपने की है ये 100% सही है, मगर मैं आपको एक इजाज़त दें, मेरे हिसाब से मैं जो गौर से देख रहा हूँ, हमारी जो मुल्की अशराफिया है और एक बैरूनी अशराफिया है जो जौहरी ताकत पाकिस्तान को ज़रा सा आपको पता है कमज़ोर करना चाहते हैं, उनमें गठजोड़ है और हमारे सियासतदान इक़्तिदार में आने के लिए उन्हीं की मदद पर भरोसा करते हैं। मैं ये भी आपको बता दूं कि जिस वक्त पाकिस्तान IMF के पास नहीं जा रहा था कुछ अर्से पहले, उन्होंने पाकिस्तान पर दबाव डाला था कि आप हमसे कर्जा लें। वो तो आपको कर्जे से बच के निकलने देना नहीं चाहते। लेकिन एक चीज जो मुझे कभी कभी लगती है कि क्या आपकी पार्लियामेंट टैक्स लगाने देगी? ये जो आपने अभी बात की कि लोग टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स नेट में नहीं ला रहे, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ मेरी चारों असेंबलियां और मेरी पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली उसके लिए तैयार नहीं है कि लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए, आमदनी पर टैक्स लिया जाए, क्योंकि उनके मफादात पर ज़र्ब पड़ती है। इतना ये वाज़ेह चीज़ है। मुझे शर्म आई। देखिए, आपको पता है हिलरी क्लिंटन ने खुल के कह दिया कि मेरे मुल्क के लोग एतराज कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान को मदद क्यों कर रहे हैं। वो कहते हैं जिस मुल्क के लोग, मालदार लोग टैक्स नहीं दे रहे तो उस मुल्क की मदद करके आप अमरीकियों से टैक्स ले रहे हैं। अब ये इस किस्म की जब बात खुलेआम होती है, और मैं आपको बता दूं इमरान खान साहब के दौर में टैक्स GDP का तनासुब गिरा है। इस हुकूमत ने 1000 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगा दिए हैं, बिजली गैस से नर्फ बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से महंगाई जा रही है। तो हम ईमानदारी से टैक्स लेना नहीं चाहते, हम मईशत को दस्तावेजी नहीं बनाना चाहते। हर हुकूमत ये फर्ज समझती है कि वो टैक्स एमनेस्टी देके चोरों की मदद करे। हर हुकूमत ये ज़रूरी समझती है कि वो IMF के पास जाए। अब देखिए, हमारे शहबाज शरीफ साहब 23वें वज़ीर आज़म हैं आज़ादी के बाद से, और 1958 के बाद से पाकिस्तान अब 23वीं मरतबा IMF के पास गया, और शहबाज शरीफ साहब ने उनसे दरख्वास्त की कि सितंबर 2020 में ख़त्म हो रहा है, तो उसके बाद तो प्रोग्राम तो हमारे लिए परेशानी हो जाएगी। हमारा टाइम जून 2023 तक है, तो आप उसको एक्सटेंड कर दें और हमें $500 मिलियन ज़्यादा दे दें। उन्होंने भी एक्सटेंड करा लिया। तो हम फर्ज समझते हैं IMF के पास जाएं, IMF फर्ज समझता है कि हमें बच के ना निकलने दे, कड़ी शराइत दे, फिर हम टैक्स एमनेस्टी हम फाइनेंस मिनिस्टर सदीकी साहब वही रखते हैं जो जिसके IMF से अच्छे ताल्लुकात हों या बाहर नौकरी करके आया हो। मैं कहूँ जाए वो नाम ही देते हैं जनाब। मसला मैं आपको एक बात बता दूं, किसी को बुरा लगे तो लग जाए। जिस वक्त 2019 में IMF से मेरे मुज़ाकरात शुरू हुए थे मेरे मुल्क के,
इमरान खान साहब ने अचानक स्टेट बैंक का गवर्नर बदल दिया और अपना फाइनेंस मिनिस्टर भी बदल दिया, आपको पता है। मुझे बताइए, उस वक्त पाकिस्तान में किसी आदमी को पता था कि रजा बाकर कौन है? इमरान खान को पता था रजा बाकर कौन है? उसका नाम किसने दिया था? आप खुद बता दें, किसने दिया? किसी ने तो उनका नाम दिया था ना। वही लोग हैं जो देते हैं। वही डिप्टी गवर्नर था, वो 5 महीने तक रहा गवर्नर। तो उन्हीं के नॉमिनीज होते हैं, उन्हीं के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। फिर मैंने आपको अर्ज किया मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया। तो ये लोग हैं, ये मुल्की अशराफिया की सपोर्ट करते हैं, वो बैरून अशराफिया को करते हैं। दोनों मिलकर पॉलिसी बनाते हैं कि मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, हुकूमत और कौम में एतमाद का बुरान पैदा कर दी जाए, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान में एतमाद का बुरान पैदा कर दी जाए, गुर्बत हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, जौहरी प्रोग्राम को खतरे में डालें। और कल को वो हमारे डिफेंस बजट के ऊपर भी हाथ डालेंगे, हमारे तालीम के बजट पर भी हाथ डालेंगे कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। ये जो तमाशा हो रहा है, तो ये खाली, अब मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि खाली मईशत का मामला नहीं है, खाली गुर्बत का मामला नहीं है, खाली आपने सैलाब का जिक्र किया मामला नहीं है, ये मेरे मुल्क की सलामती का है। इस मुल्क के खिलाफ एक साजिश हो रही है, जौहरी पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जब तक अफगानिस्तान का मसला है, उनको हमारी ज़रूरत है, वो हमें कमज़ोर तो रखेंगे मगर चलने देंगे। उसके बाद वो हमारे जौहरी प्रोग्राम को जद में लेकर आएंगे। वो ये देखेंगे ये जौहरी ताकत, जिसके लोग समझदार हैं, मजदूर, किसान, और जिसके पास वसाइल है, जिसके पास स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो तो चंद इस्लामी मुल्कों से मिला के एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। तो वो इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे और हम उसका शिकार हो रहे हैं। अशराफिया की मईशत, मुल्की अशराफिया, बैरूनी अशराफिया और बहुत से अदारे उसमें ताउन कर रहे हैं। अब देखिए सैलाब, मैं 2000 आप लिखते हैं 2005 में ज़लज़ला आया, 2010 में एक बहुत बड़ा सैलाब आया। क्या मेरे मुल्क ने 2010 के सैलाब से कोई सबक सीखा? नहीं, उसको वो उस वक्त कमेटियां बनती हैं, 4-5 महीने बाद भूल जाते हैं। मोहतरम, वही तो मैं, अब आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ कह दिया, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। देखिए इस वक्त लोग मुखय्यर हज़रात भी आ गए, गरीब लोग भी मदद कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। बाहर से भी इमदाद आ रही है, इदारे भी कर रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान भी कर रहे हैं, सब मदद कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी जा रहे हैं। लेकिन जब ये रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा और मसला आएगा रिहेबिलिटेशन का, जो 5 से 10 साल है, फिर ये पीछे चली जाएगी बात। और ये जो तबाही बर्बादी जिनकी हो गई, मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर चला गया, लोगों के मकान तबाह हो गए, वो रिहेबिलिटेशन नहीं होगा। 2010 में रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ। मुझे जो खौफ है वो यही है कि अभी तो जोश चल रहा है, जज्बा चल रहा है, सब कुछ दे रहे हैं, बाहर से भी पैसा आ रहा है, ये भी आ रहा है, तरक्याती खराज भी कटौती करके कर रहे हैं। लेकिन जब ये वक्त गुजर जाएगा, कभी किसी ने सोचा कि हम रिजर्वायर्स बना लें? आप नहीं डॉक्टर साहब, अभी भी तरतीब के साथ मामलात नहीं हो रहे। थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की। अभी भी जिस तरह काम होना चाहिए उस तरह नहीं हो रहा। बिल्कुल, आप सही फरमाएं, बिल्कुल। थैंक यू। ये जो मामला जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, और मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ, ये लम्हे फ़िक्रिया है, बिल्कुल सर, परेशानी की बात है। और दिल दुखता है इस बात से कि इस टाइम लोग जो सियासत करते हैं, इस टाइम लोग जो जल से जुलूस निकालते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि इन जलसों का ख़र्चा, इन जलूसों का ख़र्चा, इनका पेट्रोल, इनका खाना, इनका इकट्ठा होना, लाउड स्पीकरों के पैसे, इन सारी चीज़ों को छोड़ के ये सारा पैसा आप खर्च करें अवाम की खिदमत में करें, जो सैलाब मुतासरीन पे हैं, और वो तरतीब से करें। उनको पहले खैमे बस्तियां बसाएं और खैमा बस्तियां बसा के लोगों को खैमों में शिफ्ट करें, और वो खैमों में शिफ्ट करके फिर उसके बाद उनके इलाज मुआलजे का को फ़ैसला करें। टोटल तवज्जो उन तरफ होनी चाहिए। ये मामूली बात है, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना, ये आगे 10-12 साल एक को हम क्राइसिस में रहेंगे, ये ख़त्म नहीं होना। ज़मीनें ख़त्म हो गई, मकसूद शार्टेज होने, हम बहुत पीछे चले गए हैं, किसी को पता नहीं लग रहा, बस हर बंदा पावर के नशे में है। और ये सिर्फ IMF को करते हैं, प्राइम मिनिस्टर वही फाइनेंस बनाते हैं जिसको IMF के साथ ताल्लुकात हैं, जी उससे लोन लेगा। उसको क्यों नहीं बनाते जिसको डिमांड सप्लाई का पता हो, ग्राउंड रियलिटी का पता हो, और अपने सोर्सेज पैदा करें, अपने मुल्क के अंदर इनकम के सोर्सेज पैदा करे, और पैदा करने की इब्तिदा तो करे। इमरान खान ने कहा था, बड़े दावे किए थे, उसने कुछ नहीं किया। मौजूदा गवर्नमेंट से मुझे कोई तवक्को नहीं है, पिछली इनकी उससे पहले पीपल पार्टी की गवर्नमेंट। तो सर आपको मुस्तकबिल कैसा लगता है पाकिस्तान का, ये जो हालात चल रहे हैं? सोचना होगा मुस्तकबिल, तो हम सोचना होगा। अभी भी वक्त है कुछ सोच लें, अभी भी वक्त है कुछ समझ लें, अभी भी वक्त है कुछ ख्याल कर लें अवाम का, मुल्क का। अभी भी वक्त है कि ये बैठे चुप करके
जलसे जुलूसों को छोड़ें और फील्ड में निकलें और उन लोगों को बचाएं। उनकी बीमारियां फैलेंगी तो फिर कंट्रोल नहीं होंगी। सड़कों पे बैठे हैं लोग, अभी भी वक्त है, खुदारा इस चीज़ को छोड़े। ठीक है, इलेक्शन भी हो जाएंगे 2-3 महीने टोटल जो इमरान खान साहब कितने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, यही अगर पैसा इमरान खान उधर लगाए, बिल्कुल ऐसे है सर। उधर लगाए तो क्या हालत होगी। और यही सारे लोग उसके साथ जाएं, लोगों की खुराक दें, जिसमें डॉक्टर जाएं, इलाज करें लोगों का, लोगों को मर्ज करें। 3 महीने बाद 4 महीने बाद जब कहीं लेवल आ जाएगा, लोग रास्ते पे चल पड़ेंगे, खैमे में बसना शुरू हो जाएंगे, आबादकारी शुरू हो जाएगी, ज़मीनें खुश्क होना शुरू हो जाएंगी, तो फिर इस तरफ जाए। अभी इस तरफ का ख्याल नहीं है। मैं सियासत पे डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं तो कहता हूँ इस टाइम सियासत को भूलना चाहिए। खान साहब को ही अपील करता हूँ, हुकूमत को ही अपील करता हूँ कि टोटल तवज्जो सैलाब पर होनी चाहिए, सैलाब ज़दगान पे होनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत को ही सोचना चाहिए। इमरान खान ने कोई बड़ा काम नहीं किया कि IMF ने लोन दिया है फिर भी डॉलर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये गैर यकीनी सूरत हाल है कि क्या होगा। बिल्कुल सही। स्टॉक मार्केट डेली मंदी की तरफ जा रही बिल्कुल है। ऐसे ही ये लोगों को नहीं पता लग रहा कि यार पहले IMF का लोन मिलता था तो कहते थे अब वो IMF ने ओके कर दिया जी, लोन मिल गया जी, एक्सेप्ट हो गई अपील जी, सुबह स्टॉक मार्केट चढ़ जाएगी, डॉलर भी कमज़ोर हो जाएगा। वो डॉलर ना कमज़ोर हुआ ना स्टॉक। उन्होंने शराइत ही ऐसी लगाई हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अब ये हमारी अपील है सबसे, मेरी अपने प्रोग्राम के वसातत से, कि कुछ समझें और लोगों को भी समझाएं, ख़ुद भी समझें और अल्लाह की नाराज़गी हासिल न करें। क्योंकि जो लोग अल्लाह के बंदों के साथ ज़्यादती करते हैं, ये मखलूक खुदा और पाकिस्तानियों के साथ ज़्यादती होगी कि अगर हम इस वक्त नहीं समझेंगे। तो इसीलिए हम इसी शेर तो मुझे नहीं आते, लेकिन नॉर्मली मैं ये कहता हूँ, जबर का मौसम कब बदलेगा? तब बदलेगा जब हम सब बदलेंगे। बेशक ऐसे ही है। इसी के साथ नाजरीन इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम्स सच्ची बात SK नियाज़ी के साथ। अल्लाह हाफिज़।